अमित आज ऑफिस से जल्दी घर आ जाता है, यही सोचकर कि घर जाकर थोड़ा सा आराम करूँगा। पर उसे क्या पता था कि उसकी पत्नी शिकायतों की पोटली खोलकर बैठी है। सुनिए जी, घर के काम करते करते मैं थक जाती हूँ, एक पल का आराम नहीं मिल पाता। सुबह आपके रहते ही मम्मी पापा जी को चाय नाश्ता देती हूँ। आप ऑफिस पहुँचते नहीं कि इधर फिर से उन लोगों की फरमाइशें शुरू हो जाती है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं अपने मायके चली जाऊंगी, फिर अपना समझते रहना। अनीता अपने पति अमित से कहती है। अमित बोला, मिठाई बना रही हो तो मीठी बोली तो बोलो, ऐसा क्या हो गया है? मैं दफ्तर से आया नहीं कि तुम अपनी शिकायतों की पोटली खोल कर बैठ गई। और काम अगर ज़्यादा हो गया है तो एक और काम वाली लगा लो, ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 हज़ार लेगी। आप तो ऐसे कह रहे हो जैसे आपके बाबूजी ने पैसों का पेड़ लगा कर रखा है। अरे एक और काम वाली रखी तो क्या खर्चा नहीं बढ़ जाएगा? अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है, तुम अपने खर्च कम कर देना और मुझे यह रोज़ रोज़ की परेशानी मत बताया करो। तंग आ गया हूँ मैं तुम्हारी रोज़ रोज़ की शिकायतों से। अरे अगर उनके लिए कोई दूसरा इंतज़ाम होता हो तो मैं तुम्हारे कहने से पहले ही कर देता। मुझे भी कोई शौक़ नहीं है रोज़ के प्रवचन सुनने का जिसका कोई फ़ायदा ना हो। इतना कहकर अमित अपने कमरे में आराम करने के लिए चला जाता है। अमित के जाते ही अनीता के पास शर्मिला जी आई और बोली, बहू, जब से तुम हमारे घर में आई थी तो मैंने सोचा था तुम्हारे आने से हमारे घर में खुशहाली आ जाएगी, क्योंकि हमारा बेटा हमारे साथ उठता बैठता नहीं है। तुम्हारे साथ रहकर शायद उसके मन में दया की भावना जागेगी और वह हमारे संग अच्छे से बैठेगा, बोलेगा। और तुम तो उसे और हमारे खिलाफ कर रही हो। मैं अभी इधर से गुजर रही थी, तभी मैंने तुम्हारी और बेटे की बातें सुनी। आखिर इस घर में मैंने तुम्हें क्या कमी होने दी है? कल तक यह घर और बेटा सब कुछ मेरा था। मैंने सब कुछ तुम्हारे नाम सौंप दिया। तुमसे मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी। कितने अरमानों के साथ तुम्हें हम इस घर में लेकर आए थे और तुमने ऐसा सिला दिया। आखिर कौन सी फरमाइश तुमसे करते हैं हम? अनीता बोली, मम्मी जी, मेरा मुंह मत खुलवाइए। मेरे आने से पहले लगता है आप कोई महारानी थी। जिम्मेदारियाँ के बोझ के अलावा आपने और क्या दिया है मुझे? क्या मैं गलत कह रही हूँ? उनके ऑफिस जाते ही आप दोनों चाय पकौड़े खाने की फरमाइश नहीं करते? पता है दूध और तेल का भाव क्या हो गया है? ऊपर से काम वाली कहती है पगार बढ़ा दो। आपके बेटे ने यहाँ कोई पैसों का पेड़ नहीं लगा रखा है कि मैं तोड़ती जाऊँ और आप लोगों की फरमाइशें पूरी करती जाऊँ। मुंह टेढ़ा करती हुई मिठाई का डब्बा लेकर अनीता अपने कमरे में चली जाती है। निराश होकर शर्मिला जी जब अपने कमरे में लौटी, उनके पति बोले, क्यों अपनी रोज़ रोज़ की बेइज्जती करवाती हो? मान क्यों नहीं लेती कि जो घर और बेटा पहले तुम्हारा था वह किसी और का हो चुका है? पर आज सब कुछ छोड़ो, वह शब्द कहते हुए भी मेरी जीवा साथ नहीं दे रही। हमारी औकात इस घर में अब क्या है यह तुम भी जानती हो। चुपचाप कमरे में बैठकर राम नाम जपो। विनती करो उनसे कि हे प्रभु, अब हमें इस संसार से मुक्त करो। दोनों पति पत्नी चुपचाप अपनी हालात पर आंसू बहा रहे थे और सोच रहे थे, जब अपना सिक्का ही खोटा हो तो किसी और से क्या उम्मीद रखना। अगले दिन अमित किसी काम से शहर के बाहर जाता है। बच्चों ने बर्गर खाने की फरमाइश की तो अनीता ने अपने और बच्चों के लिए बर्गर और फ्रेंच फ्राई मंगवा लिया और सास ससुर के लिए उसने खिचड़ी बनाकर दी। जब शर्मिला जी ने कहा कि बहू, खिचड़ी तो शनिवार को खाई जाती है, आज तो बुधवार है और दिन में खिचड़ी? अनीता मुंह बनाते हुए बोली, मम्मी जी, गर्मी इतनी तेज हो रही है कि रसोई में मेरा जाने का मन नहीं कर रहा। आज खिचड़ी से ही काम चला लीजिए। मैं बच्चों के साथ कमरे में आराम करूंगी तो मुझे परेशान मत कीजिएगा। इतना कहकर उसने कमरे का दरवाज़ा बंद कर लिया। बर्गर और फ्रेंच फ्राई खाकर बच्चे खुश हो गए और वीडियो गेम खेलने लगे। अनीता के पास कुछ काम नहीं था तो वह अपनी सहेली मीना से बात करने लगी और अपने घर की हालत उसे बताने लगी। मीना बोली, तुम्हें उनसे काम निकलवाना नहीं आता क्या? अरे जब घर में ही काम वाली है तो दूसरी काम वाली को इतने पैसे देती क्यों हो?
तुम्हारी सासू माँ भारी काम नहीं कर सकती, मगर बैठे बैठे बर्तन धो सकती है। काम वाली से दूसरे काम करवाया करो, बर्तन धोना, सब्जी काटना, कपड़े धोना। और मेरी मान तो गैस को नीचे रख दे। सुबह की रोटियां भी अपनी सास से बनवा लिया कर। यह सारे काम अपनी सास से करवाया कर। शाम को फिर तू कुछ चटपटा बनाकर खुद भी खाओ और थोड़ा सा उनके सामने भी रख दो। शाम से अनीता मीना के सुझाव पर विचार कर रही थी और मन ही मन सोच रही थी, कहीं अगर वह ऐसा करे और सास ससुर विद्रोह कर दे तो। तभी उसकी छोटी बहन का फ़ोन आया। पता है दीदी, मेरी सास मुझे 1 मिनट भी चैन से नहीं बैठने देती। सब खाकर उठ जाते हैं, तब मुझे खाना खाने को कहती है। अगर फरमाइश पूरी न करे तो मेरी शिकायत मेरे इनसे करती है। और यह ठहरे श्रवण कुमार, तुम्हारा अच्छा है, जीजाजी तुम्हारी बात तो सुनते हैं और तुम्हारी सास ने भी तुम्हें कम परेशान नहीं किया होगा। न जाने यह सास बुरी क्यों होती है। बहन की तकलीफ़ सुनकर अनीता ने निर्णय लिया कि वह मीना का नुस्खा अपनाएगी। 2 दिन बाद जब अमित आए तो अनीता बिल्कुल ठीक थी। जैसे ही वह दफ्तर गया, अनीता ने कमर पर बेल्ट बांधी और शर्मिला जी को चाय देने गई। शर्मिला जी ठहरी सीधी सादी ममता की मूरत। उन्होंने पूछा, क्या हुआ बहू, क्या तबीयत खराब है? अनीता मुँह बनाते हुए बोली, मम्मी जी मेरी कमर में बहुत तेज़ दर्द हो रहा है। बैठने उठने में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। ऊपर से शांति काम वाली बोली कि वह बर्तन और कपड़े नहीं धोएगी, उसके हाथ में दर्द है, वह दूसरे काम करेगी। अब आप ही बताइए, मैं कब बर्तन धोऊंगी, कब कपड़े धोऊंगी, कब खाना बनाऊंगी? कोई नहीं जिससे मैं मदद मांग सकूं। उसके ससुर शंका की दृष्टि से अपनी बहू को देख रहे थे। शर्मिला जी बोली, ऐसा क्यों कहती हो बहू, मैं तुम्हें बेटी से कम नहीं समझती। चलो मैं तुम्हारी मदद करवा देती हूँ। इतना कहकर वह अनीता के साथ चली गई। अनीता बोली, मम्मी जी आपसे बर्तन धुलवाने में अच्छा तो नहीं लगता, पर क्या करूँ, अगर मेरी कमर में दर्द नहीं होता। आप ऐसा कीजिए, नीचे बैठकर बर्तन धो दीजिए, आपको दिक्कत नहीं होगी। मैं दवाई खाकर दूसरे काम कर लेती हूँ। इतना कहकर वह अपने कमरे में आराम करने चली गई। काम वाली अनीता के कमरे में झाड़ू लगा रही थी। वह बोली, भाभी जी क्यों अपने सर पर पाप ले रही हो? आपको बहुरानी बनाकर घर में लाए हैं, आप उनसे नौकरानी वाले काम क्यों करवा रही हो? अनीता बोली, चुपचाप जितना तुमसे कहा गया है उतना ही करो। बर्तन धोना, कपड़े धोना और सब्जी काटना मम्मी जी कर लेंगी। तुम आज से झाड़ू पोछा किया करो और हाँ, हफ्ते में 1 दिन मेरी मालिश कर दिया करो। काम वाली हैरानी से अनीता की तरफ देखती रही और अपना काम करती रही। दोपहर के खाने में अनीता ने पनीर की सब्जी बनाई। सास ससुर को रोटी चावल के साथ पनीर की सब्जी दी। शर्मिला जी देखकर खुश हो गई और उसके ससुर बोले, आज तो आपकी पसंद की पनीर की सब्जी बनी है। चलिए, लगता है बहू को हम पर दया आ गई। ससुर जी कटोरी में हाथ घुमाया तो एक पनीर का टुकड़ा आया और बाकी आलू के टुकड़े थे। शर्मिला जी देखकर बोली, यह भी तो देखिए पनीर कितना महंगा हो गया है। अब सिर्फ पनीर डालकर तो सब्जी नहीं बनाई जा सकती, खा लीजिए। वो बोले, तुम्हारे बर्तन धोने, कपड़े धोने और सब्जी काटने का इनाम तो नहीं है? शर्मिला जी बोली, हे भगवान कैसी बातें कर रहे हो, अपने घर के काम कोई ऐसा कहता है? घर में शांति बनी रहे तो मैं उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। आप बस खाना खाकर आराम कीजिए। अब तो यह रोज का हो गया था। अनीता कुछ ना कुछ बहाने करके छोटे मोटे काम शर्मिला जी से करवाती रहती। बेचारी शर्मिला जी पति को ढंग से खाना मिले इस वजह से चुपचाप सब सहन करती। ऐसा नहीं था, वह समझ नहीं रही थी, आखिर उन्होंने अपने बाल धूप में सफ़ेद तो नहीं किए थे। वक्त बीतने लगा। काम की थकान शर्मिला जी के चेहरे पर दिखाई देने लगी। एक दिन जब अनीता कमरे में सो रही थी और उसकी सास धूप में कपड़े सुखा रही थी, उसके ससुर ने बहू के कमरे पर दस्तक देना शुरू कर दिया। अनीता हड़बड़ा गई और बोली, बाबूजी, कोई बहू के कमरे के दरवाजे को इस तरह से पीटता है? तूफान आ गया था जो मुझे नींद से जगा दिया। वह बोले, बहू, इतनी धूप में जो औरत कपड़े सुखा रही है वह तुम्हारे पति की माँ है और इस घर की मालकिन है। उसे तुमने नौकरानी बनाकर रख दिया है। अरे औरत तो ममता की मूरत होती है, फिर तुम्हें अपनी सास के साथ ऐसा व्यवहार करते हुए शर्म नहीं आती?
देखो उसकी कैसी हालत हो गई है। अनीता बोली, बाबूजी मैंने उनसे नहीं कहा है कि अभी के अभी कपड़े सुखा ले। अरे शाम हो जाती तब आराम से सुखा देती। अगर आपको इतनी ही चिंता हो रही है तो आप कर लीजिए, वैसे भी पूरे दिन पलंग पर ही पड़े रहते हो। इतना कहकर वह कमरे से बाहर चली गई। उसके ससुर राजेंद्र जी ने शर्मिला जी की मदद की और सारे कपड़े चारपाई पर रखकर उन्हें कमरे में ले गए और बोले, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं आज से खाना पीना छोड़ दूंगा। तुम्हारी ऐसी हालत अब मैं नहीं देख सकता। चुपचाप से थोड़ी देर आराम करो। अगर बीमार पड़ जाओगी तो ना बेटा दवा खाने ले जाएगा और ना ही बहू 2 रोटी देगी। समझ रही हो ना मैं क्या कहना चाहता हूँ। शर्मिला जी चुपचाप पसीना पोंछते हुए चारपाई पर लुढ़क गई। रात हुई। बेटा खाना पीना खाकर जब मोबाइल लेकर आंगन में बैठा तो राजेंद्र जी उसके पास गए और सारी बात बताई। अमित बोला, माँ अपनी उम्र में क्या काम नहीं करती थी और ऐसे भी बुढ़ापे में थोड़ा बहुत काम करते रहना चाहिए। आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे अनीता आप लोगों को खाना पीना नहीं देती। अरे अपना घर का काम करने में क्या बुराई है। राजेंद्र जी निराश होकर अपने कमरे में चले गए। राजेंद्र जी हर तरफ से हार चुके थे। कैसे अपनी पत्नी की परेशानियों को कम करें, ऐसा सोच रहे थे। तभी उनकी बेटी सुनीता का फ़ोन आया। राजेंद्र जी ने इतने दिनों की आप बीती बेटी को बताई और बोले, बेटी, जिस पत्नी को आज तक मैंने कभी कुछ नहीं कहा, आए दिन बेटे बहू उसे खरी खोटी सुनाते रहते हैं। मेरा सीना छलनी हो जाता है। मैं पुरुष हूँ, आंसू नहीं बहाता, पर अपनी पत्नी की यह दशा देखी भी नहीं जाती। सुनीता ने उन्हें आश्वासन दिया और बोली, बाबूजी आप चिंता मत कीजिए। बच्चों के स्कूल के कुछ ही दिनों की छुट्टी होगी तो मैं वहाँ आ जाऊँगी। आकर माँ से बात करूँगी। तब तक आप अपना और माँ का ख्याल रखिए। इतना कहकर सुनीता ने फ़ोन रख दिया। समय बीत रहा था। दिनों दिन शर्मिला का स्वास्थ्य गिर रहा था। सुनीता छुट्टियों में मायके आई, जिसकी खबर बस राजेंद्र जी को थी। जैसे ही सुनीता घर में आई, उसने देखा माँ बाथरूम में बैठकर कपड़े धो रही थी। माँ, यह क्या कर रही हो? क्या काम वाली ने घर का काम करना छोड़ दिया है? और भाभी कहाँ है? अनीता ने जब ननंद की आवाज़ सुनी तो हड़बड़ा कर उठी और आंगन में आ गई। तो ननंद सास का हाथ धुलवा रही थी और बोल रही थी, माँ, भैया की शादी करके क्या आपने महारानी लाई थी या घर की बहू, जो आज यह दिन देखना पड़ रहा है? मानती हूँ बहू की मदद करनी चाहिए, परंतु उसके लिए सास की उम्र और सेहत भी तो देखनी चाहिए। अनीता मुस्कुराकर बोली, सुनीता जी आप कब आए और आने से पहले खबर भी नहीं दी? सुनीता बोली, अपने घर में आने से पहले खबर देने की क्या ज़रूरत है, और खबर देकर आती तो सच्चाई कैसे सामने आती? औरत तो ममता का रूप होती है। आप मेरी माँ से यह सब करवा रही हो। और काम वाली शांति, तुम क्या कर रही थी? शांति डरकर बोली, मैं तो भाभी जी की कमर की मालिश कर रही थी। सुनीता बोली, यह किसका घर है? ये जिसका घर है वह कपड़े धो रही है और बहू मालिश करवा रही है। क्या ज़माना आ गया है। अरे भाभी कुछ तो शर्म करो, भगवान से डरो। कल को आपकी भी बहू आएगी और आपसे यह सब करवाएगी तो कैसा लगेगा? अनीता बोली, घर आते ही अपना कलह शुरू कर दिया। हाँ, आप तो बोलेंगी ही ना, आपकी माँ जो है कोई बहू की तकलीफ़ थोड़ी ना देखता है। सुनीता बोली, भाभी मैं यह नहीं कहती कि हर बहू बुरी होती है, पर हर सास भी तो बुरी नहीं होती ना। किसी और की सास अगर बुरी हो तो क्या मेरी माँ भी बुरी हो गई जो आप उनके साथ ऐसा व्यवहार कर रही हो? इतना कहकर सुनीता शर्मिला जी को कमरे में ले गई। बेटी को लाड करते हुए शर्मिला जी बोली, तुमने आने की खबर भी नहीं दी, और यह क्या अकेली आ गई? दामाद जी और बच्चों को नहीं लाई? सुनीता बोली, माँ, अगर मैं तुम्हारे दामाद और बच्चों को लाती तो वह तुम्हारी यह हालत देखकर क्या सोचते? माना बहू की माँ बनना अच्छी बात है, लेकिन बहू को अपनी मालकिन तो मत बनाओ। और बाबूजी एक बात बताओ, इन सबके दोषी भैया भाभी के साथ आप और माँ खुद है। इधर अनीता ने फटाफट अमित को फ़ोन किया। अमित दफ्तर से जल्दी लौट आया। अनीता सबके लिए चाय लेकर आई
तो अमित बोला, मैंने सुना घर में आते ही तुमने सबकी क्लास ले ली। सुनीता बोली, अच्छा, और आपके दफ्तर तक खबर भी पहुंच गई। फिर तो माँ की जो हालत है वह भी आपको पता ही होगी। फिर भी आप माँ की परेशानियों से अनजान है। अमित बोला, तुम कहना क्या चाहती हो? सुनीता ने पूरी बात बताई। अमित बोला, तो घर के कामों में अगर माँ अपनी बहू की मदद कर लेती है तो क्या तुम्हें तकलीफ़ है? माँ बेटी की मदद करे तो मदद, और अगर बहू की मदद करे तो गुलामी। सुनीता बोली, मुझे शर्म आ रही है कि आप अपनी माँ की तकलीफ़ समझ ही नहीं पा रहे हो। आपकी पत्नी कैसे समझेगी? बाबूजी, आप भूल गए हैं, यह घर, यह परिवार आपने अपने दम पर खड़ा किया था। फिर आप अपने बेटे बहू की गुलामी कैसे कर सकते हैं? मेरी सास भी मेरे साथ रहती है। मेरी हिम्मत नहीं होती कि मैं उनसे कुछ कह सकूं, क्योंकि मैं जानती हूँ आज के बुजुर्ग भी अपने अधिकारों के प्रति सजग है। जब तक वह न चाहे अपनी संपत्ति का एक टुकड़ा भी अपने बच्चों को नहीं लेने देंगे। अगर मुझे मेरा अधिकार चाहिए तो मुझे जिम्मेदारी भी उठानी होगी। पर यहाँ तो जिम्मेदारी उठाई नहीं जा रही है, बल्कि बुजुर्गों को दी जा रही है। अमित बोला, सुनीता, तुम हमारे घर की शांति भंग कर रही हो। अपने घर की बात अपने घर में रखो। सुनीता बोली, नहीं, यह घर भी मेरा है और मेरा भी इस घर पर अधिकार है। अनीता बोली, अब आई असली बात जुबान पर। यह कहिए कि आपको घर और संपत्ति में हिस्सा चाहिए। सुनीता ने कहा, मुझे भगवान का दिया सब कुछ है। मुझे मायके की संपत्ति और घर में हिस्सा नहीं चाहिए। अगर माता पिता के साथ ऐसा व्यवहार हो रहा हो तो शायद मैं आपको पूरी संपत्ति लेने नहीं दूंगी। बेटी की बातों सुनकर राजेंद्र जी को साहस आया। उन्होंने कहा, सुनीता सही तो कह रही है। सुनीता, अब तुम हमारे बारे में इतना सोचती हो तो मैं सोचता हूँ अपनी सारी संपत्ति तुम्हारे नाम ही कर देता हूँ। सुनीता हैरान होकर राजेंद्र जी की ओर देखने लगी। अनीता बोली, बाबूजी, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? राजेंद्र जी बोले, हाँ बहू, क्योंकि तुम तो अपनी सास को सास नहीं नौकरानी समझती हो। फिर मैं क्यों दूँ तुम्हें अपनी संपत्ति? तुम्हारा पति कमा रहा है ना, और तुम तो कह रही थी कि तुम हमें पाल रही हो। ऐसा करो, अपने पति और बच्चों को लो और किसी दूसरे घर की रानी बनो। अमित चुपचाप था। शर्मिला जी बोली, बेटा तुम कुछ नहीं बोलोगे? अमित बोला, मैं सास बहू के झगड़ों में नहीं पड़ना चाहता, इसीलिए आज तक मैं कभी भी दखल नहीं दिया। सुनीता बोली, भैया, अगर भाभी की बहन की सास बुरी है तो क्या हमारी माँ भी बुरी है? क्या आपने देखा कभी माँ को भाभी के साथ गलत व्यवहार करते हुए? फिर यह हमारी माँ के साथ ऐसा व्यवहार कैसे कर सकती है? 2-3 दिन तक घर में शांति छाई रही। सुनीता अपने पिता से बोली, बाबूजी, मुझ पर मेरे सास ससुर और पूरे परिवार की जिम्मेदारी है। मैं उन्हें छोड़कर यहाँ तो नहीं रह सकती। अगर आप मेरे साथ चलना चाहते हो तो चल सकते हैं, वरना ऐसी भी आपकी स्थिति नहीं हुई है कि आप अपने घर के फैसले नहीं ले सकते। और माँ, आप रिश्तों को बचाने के लिए इतना मत झुको कि वह आपकी कमज़ोरी बन जाए। पिता को हौसला देकर बेटी अपनी जिम्मेदारियों को निभाने चली गई। 2 दिन बाद राजेंद्र जी ने सबको इकट्ठा बुलाया। अमित की अकड़ अभी भी कम नहीं हुई थी। राजेंद्र जी एक इज्जतदार आदमी थे। समाज में अपनी इज्जत कम ना हो जाए, इसीलिए उन्होंने एक फ़ैसला लिया और बोला, यही पास में मैंने एक ज़मीन खरीदी थी, वह मैं तुम्हारे नाम कर रहा हूँ और तुम्हें 3 महीने का वक्त देता हूँ। उस पर तुम अपने लिए घर बना लो और इस घर को खाली कर दो। मेरी पूरी संपत्ति का आधा हिस्सा मैं सुनीता के नाम करूँगा और आधा तुम्हारे बच्चों के नाम करूँगा। यह मेरा आखिरी फैसला है। इतना कहकर वह कमरे में चले गए। बेटा बोला, माँ, किस बात की सज़ा मिल रही है? मैंने तो आपके साथ कभी बुरा नहीं किया। शर्मिला जी बोली, बेटा, तुमने बुरा तो नहीं किया, पर कभी तुमने अच्छा भी नहीं किया। आज तक मैं रिश्तों को जोड़ने के लिए बस झुकती ही आई हूँ और तुम लोगों ने उसे मेरी कमज़ोरी समझ लिया। अब मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती, मुझे माफ़ कर दो। तभी शांति काम वाली बोली, माँ जी, मैं भी भाभी के साथ काम नहीं कर सकती। उनके साथ काम करके मैं भी कहीं ना कहीं पाप की भागीदार बन रही हूँ।
अब मैं आपके घर का सारा काम करूँगी। आप जो भी पगार दोगे मैं चुपचाप ले लूँगी। आखिर आपकी ही पगार से मैं पली बड़ी हूँ। शांति का सहारा लेते हुए शर्मिला जी अपने कमरे में चली गई। इंसान चाहे कितनी भी चाल चल ले, पर होता वही है जो वक्त को मंजूर होता है। आखिरकार 3 महीने बाद आधे अधूरे ही घर में अमित और अनीता को शिफ्ट होना पड़ा। अब अनीता को पैसों की बचत के लिए अपने घर का सारा काम खुद करना पड़ता है। राजेंद्र जी ने शांति के पति को भी अपने घर के काम पर लगा लिया। अब वह बाहर के सारे काम करता है। ऊपर वाले घर के किराया लगा दिया। पैसों की कोई दिक्कत नहीं थी। दोस्तों, रिश्तों को बनाने में इंसान की उम्र बीत जाती है, पर किसी एक की गलती से उन रिश्तों के तार तार हो जाते हैं। किसी घर में अगर कोई कमी है तो उससे हमें सीखना चाहिए, ना कि गलती को अपने घर में जगह देनी चाहिए। अच्छे खासे खेलते परिवार को बहू की गलत सोच ने बिखेर कर रख दिया। जो मज़ा संयुक्त परिवार में रहने में है, वह मज़ा अलग रहने में बिल्कुल भी नहीं है। आप अपनी राय हमें कमेंट में दीजिएगा। और आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखना ना भूलिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।